हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन फैमिली को हम डिस्कस कर रहे थे। वहां पे हमने नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स डिस्कस किए थे और लास्ट हमने कंपाउंड डिस्कस किया था नाइट्रिक एसिड, दैट इज योर HNO3। मैंने आपको बताया था कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है और वो कई मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है अलग अलग कंडीशंस के अंदर। ठीक, हमने देखा था कि कोई भी मेटल या तो डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करती है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करती है। ठीक, तो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई करती हैं वो HNO3 से कैसे रिएक्ट करती है। मैंने आपको जिंक का एग्जांपल दिया था और आपसे कहा था कि Fe और टिन के लिए आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। तो आओ देखते हैं Fe की रिएक्शन विद HNO3। देखो Fe अगर आपके पास डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कर रहा है तो बताओ रिएक्शन क्या बनेगी। एक प्रोडक्ट ऑक्साइड जो बनेगा वो तो बनेगा आपके पास N2O प्लस H2O। फर्दर देखो अब Fe की दो पॉसिबल स्टेट्स होती है, एक +2 और एक +3। जब आप डाइल्यूट से रिएक्ट करवा रहे हो तो Fe कन्वर्ट होगा अपनी +2 स्टेट में या फिर यानी FeNO3 होल ट्वाइस होगा। आओ इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो आयरन गया आपका 0 से +2 स्टेट में, आयरन यहां पर 0 स्टेट में था, यहां पर आ गया +2 में। ये नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन था 5 और N2 में कौन से स्टेट में आ गया +1। ठीक, चेंजेस देखो, इसके लिए चेंज आया 2, इसके लिए चेंज कितना आया 4 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्शन क्या बनेगी आपकी, रिएक्शन वुड बी 4Fe प्लस 2HNO3 गिव्स FeNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O होगा। बैलेंस करो 4FeNO3 होल ट्वाइस बैलेंस है। नाइट्रोजन को बैलेंस करो तो देखो 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना होगा 10। तो यहां पर भी आप नाइट्रोजन कितना कर दो 10, तो साथ में हो गया 10 HNO3। उसके बाद बैलेंस करो ऑक्सीजन, तो टोटल इधर 30 ऑक्सीजन है। यहां गिनो 3 2 जा 6, 6 and 4, 6 into 4 24, 24 and 1 25, बाकी 5 को बैलेंस करने के लिए 5 H2O और ये हो गई आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। कर सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब Fe आपका डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कर रहा है तो वो कौन से स्टेट में जा रहा है +2, फेरस नाइट्रेट बना रहा है। जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होगा तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी और भी ज्यादा, तब वो क्या बनाएगा फेरिक नाइट्रेट बनाएगा। तो देखो सेकेंड रिएक्शन, अगर आप Fe की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवाओ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तब ये क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा FeNO3 होल थ्राइस बनाएगा, प्लस सिंस कॉन्सेंट्रेटेड है तो अब कंपाउंड क्या बनेगा NO2, जहां पहले N2O बन रहा था अब क्या बनेगा यहां पर NO2 प्लस साथ में क्या बनेगा H2। तो बैलेंस करो रिएक्शन को। अब आपका आयरन देखो 0 स्टेट से कहां पर जा रहा है, यहां आयरन 0 में है, फेरिक नाइट्रेट यहां पर ये +3 में आएगा। कितने का चेंज हुआ 3 होगा। यहां नाइट्रोजन +5 स्टेट में है, +5 से नाइट्रोजन यहां पर आ गया +4 में। बताओ यहां कितने का चेंज हुआ 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रिएक्शन क्या बनेगी आपके पास, रिएक्शन वुड बी, चलो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये Fe 3 स्टेट में जा रहा है, 3 का चेंज इसके लिए कितना चेंज है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 1 और यहां मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से। ठीक, फिर रिएक्शन को बैलेंस करो, ये बना FeNO3 होल थ्राइस। देखो आयरन बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन यहां 3 नाइट्रोजन है, यहां पे भी 3 नाइट्रोजन है, पर यहां 1 नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है। ठीक, तब आपको बैलेंसिंग के टाइम थोड़ा ध्यान देना होगा। तो देखो 3 and 1 4, अगर मैं यहां 4 HNO3 करता हूं है ना, तो आप देखो नाइट्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 into 11, 11 and 1 कितना होगा बताओ 12। ऑक्सीजन भी बैलेंस, लेकिन देखो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो मुझे हाइड्रोजन भी बैलेंस करना होगा। तो फिर आप क्या करो, कोएफिशिएंट को चेंज करो, इवन नंबर में जाओ। तो 4 के बाद मैं लगाता हूं यहां पे 6। ठीक, बैलेंस करो, कितने नाइट्रोजन 3, यहां कितने नाइट्रोजन 1, तो उसको भी 3 कर दो
तो देखो 3 and 3 नाइट्रोजन 6 हो गए, 3NO2। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, 6 3 18, 3 3 9, 9 and 6 कितना हो गया बताओ, 15, 15 प्लस 3 कितना हो गया, 18। अब देखो आपका हाइड्रोजन बैलेंस्ड होगा। तो कभी कभी थोड़ा हिट एंड ट्रायल आपको यूज करना पड़ सकता है, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपकी रिएक्शन बड़ी आसानी से बैलेंस हो सकती है। ठीक, तो देखो यही आयरन की रिएक्शन विद डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि आयरन जब डाइल्यूट से रिएक्ट कर रहा है तो ये फेरस नाइट्रेट बना रहा है, फेरस नाइट्रेट, और जब ये कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा आपके पास, फेरिक नाइट्रेट। क्लियर, चलो कॉपी करो। इसके बाद डिस्कस करते हैं टिन की रिएक्शन विद HNO3। फिर देखो टिन की रिएक्शन, तो टिन की रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ प्रोडक्ट देख लो, ऐसे सच आपसे पूछने वाला नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसमें एक अलग कंपाउंड बनेगा, स्टिल देख लेते हैं, डिस्कस कर लिया तो FSN प्लस HNO3, अगर आप इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवा रहे हो तब तो आपके पास बनाएगा SnNO3 होल ट्वाइस। देखो टिन की भी दो पॉसिबल स्टेट होती है, एक +2 और दूसरी +4। तो जैसे डाइल्यूट के साथ आयरन +2 में गया था, टिन भी कौन से स्टेट में जाएगा, +2 में। ठीक, अलॉन्ग विद ये क्या बनाएगा, N2O प्लस H2। वही कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ टिन जाएगा +4 स्टेट में। अब +4 स्टेट में ये टेट्रानाइट्रेट नहीं बनाता है ऐसा, रादर ये बनाता है H2SnO3, दैट इज योर स्टेनिक एसिड। ठीक, तो ये स्टेनिक एसिड बनाएगा, बाकी प्रोडक्ट सेम रहेंगे, क्या क्या, NO2 प्लस H2। ठीक, तो ये टिन के साथ रिएक्शन है, बैलेंस करना मैंने आपको इसे सिखाई दिया है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो थी जो आपने पहले पढ़ ली है, एक जिंक की रिएक्शन और दूसरी आयरन की रिएक्शन। तो ये कुछ मेटल्स थी जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, और ये डाइल्यूट HNO3 के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अलग अलग रिएक्ट करती है। अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगी तो ये N2O बनाती है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये क्या बनाएंगी, NO2। चलो, पहली क्लास ऑफ मेटल्स के बाद हम लोग मिल सकते हैं अपनी सेकंड क्लास ऑफ मेटल्स से, यानी वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे लाई करती है। ठीक, तो आओ बात करते हैं इन मेटल्स की। So our second category is metals lying below hydrogen in reactivity series. फॉर एग्जाम्पल कॉपर। तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स बता दूं यहां पे। इस केस में मेटल अगेन दो तरह के HNO3 से रिएक्ट करेगी, एक डाइल्यूट HNO3 और एक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक, तो जहां पहले डाइल्यूट HNO3 से N2O बन रहा था, अब यहां पर बनेगा NO, दैट इज योर नाइट्रिक ऑक्साइड, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ये क्या बनाएगा, NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप ध्यान रखना, अब प्रोडक्ट चेंज हो गया है, जहां पहले N2O बना करता था अब वहां पर क्या बनेगा, NO, और कॉन्सेंट्रेटेड में तो अभी भी क्या बनेगा आपके पास, NO2 ही फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की रिएक्शंस। ठीक, जैसे हम कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं विद डाइल्यूट HNO3, तो ये आपका डाइल्यूट HNO3 है, इसकी रिएक्शन आप करवाओ तो ये क्या बनाएगा, एक तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और क्या बनाएगा, NO बनाएगा। अब N2O नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, NO बनाएगा, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो पहले इसका रिएक्शन को देखो, कॉपर यहां पर 0 स्टेट में, 0 से कॉपर यहां पर कौन से स्टेट में आ गया, +2, कितने का चेंज हो गया, 2। यहां नाइट्रोजन +5, और अब नाइट्रोजन +5 से कहां पर आ गया, +2 में, यहां कितने का चेंज आ गया, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन क्या बनेगा, 3Cu
प्लस 2HNO3, तो ये 2HNO3 लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं, आप जानते हो हमें चेंज करना पड़ेगा कोएफिशिएंट, फिर भी लिख लो CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। ठीक, चलो बैलेंस करते हैं। कितने कॉपर? 3, तो 3 कॉपर को यहां पर बैलेंस करो, 3 कॉपर लगाओ। जैसे आप 3 कॉपर लगाओगे, नाइट्रोजन गिनो, 2 into 3 कितने? 6 नाइट्रोजन यहां एंड 1, 7 नाइट्रोजन यहां। देखो 7 का सेंस नहीं है, इवन नंबर में बदलो, इसको 8 करके देख लेते हैं ना, 8 करते हैं इसको। जैसे आप इसको 8 करोगे, बैलेंस करो, 6 नाइट्रोजन प्लस 2, 8 नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन गिनो, 8 3 24, 3 2 6, 6 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस आपको अभी कितना ऑक्सीजन चाहिए? 4 ऑक्सीजन और चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पे 4H2 लगाओगे। तो देखो 4H2 लगाया, 24 ऑक्सीजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। ये हो गई अपनी रिएक्शन बैलेंस। आई बात समझ में? तो देखो बैलेंसिंग बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट याद रखना। कॉपर जब HNO3 से रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HNO3 से, तो वो क्या बनाएगा? NO, दैट इज योर नाइट्रिक ऑक्साइड। सिमिलरली जब ये कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट करेगा तब रिएक्शन क्या होगी? दैट टाइम रिएक्शन विल बी Cu प्लस HNO3, ये क्या बनाएगा? CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। फिर से रिएक्शन को बैलेंस करो, तो कॉपर गया 0 से +2 में, ये गया +5 से +4 में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रिएक्शन क्या बनेगी? Cu प्लस 2HNO3 गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O बनेगा। तो बैलेंस करो, कॉपर बैलेंस्ड, नाइट्रोजन यहां 2 नाइट्रोजन है, 2 and 1 3, तो इसको कितना कर दो? 4। ठीक, 4 करोगे, 2 नाइट्रोजन यहां, 2 नाइट्रोजन यहां, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 4 3 12, 3 2 6, 6 and 4 10 and 2, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। ठीक, तो ये अपनी सेकेंड कैटेगरी ऑफ मेटल्स, वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे लाई करती हैं, वो डाइल्यूट HNO3 के साथ तो क्या बनाएगी? NO, और कॉन्सेंट्रेट के साथ क्या बनाएगी? NO2। और वहीं जो मेटल्स ऊपर लाई करती थी वो डाइल्यूट के साथ क्या बनाती थी? N2O, और ये तो सेम था प्रोडक्ट। तो आपको डिफरेंस है कि तो डिफरेंस है जो याद रखना है, वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लाई करती हैं वो डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O बनाएगी। क्या बनाएगी? N2O। और जो नीचे लाई करती है वो क्या बनाएगी? आपके पास NO। चलो कॉपी करो, और ये अपनी सेकंड क्लास ऑफ मेटल है। इसके बाद कुछ मेटल्स होती है जो HNO3 से रिएक्ट करने पर पैसिव हो जाती है। पैसिव मतलब एक बार रिएक्ट करेगी फिर फर्दर रिएक्ट नहीं करती है, तो उनकी बात करते हैं। एक बार आप इस रिएक्शन को कॉपी करो। चलो, तो देखो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये सब इसी टाइप के रिएक्शन शो करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉपर है, हमने इसी को कवर किया है। जनरली पूछा जाएगा तो कॉपर ही पूछा जाता है, बट सिल्वर पूछ ले, मरकरी पूछ ले, सब में यही केस बनेगा। डाइल्यूट के साथ NO और कॉन्सेंट्रेट के साथ क्या बनेगी? आपके पास NO2 गैस। फिर देखो फर्दर, कुछ मेटल्स होती है हमारे पास जो HNO3 से रिएक्ट करती हैं, लेकिन रिएक्शन एक ही बार होती है, फिर आगे वो क्या होती है? मेटल फर्दर रिएक्ट नहीं करती है। तो ये थर्ड कैटेगरी अपने पास, सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, these become passive in HNO3। ये पैसिव वर्ड मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, एंड दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन मेटल सरफेस।
ठीक, तो जैसे हमने एल्यूमिनियम का केस देखा था, एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके Al2O3 में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? Al2O3 में। तो ये मेटल है, इस मेटल की सरफेस पर क्या होगा? Al2O3 की एक लेयर बन जाएगी और ये लेयर अब फर्दर मेटल को HNO3 से रिएक्ट करने नहीं देगी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पैसिवनेस। तो जो आपका मेटल है वो कैसा हो चुका है? अब पैसिव हो चुका है और अब ये फर्दर HNO3 से रिएक्ट नहीं करेगा। तो आप ध्यान रखना, कुछ मेटल्स HNO3 में क्या हो जाती है? पैसिव हो जाती है। उनके एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड क्रोमियम। तो ये हुई अपनी कैटेगरी ऑफ मेटल्स जो HNO3 से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। 3 कैटेगरी हमने डिस्कस की, एक वो जो हाइड्रोजन से ऊपर है, दूसरी वो जो हाइड्रोजन से नीचे है, और तीसरी वो मेटल्स जो HNO3 से रिएक्ट तो करती है लेकिन रिएक्ट करने के बाद ये कैसे हो जाती है? पैसिव, यानी फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एक और कैटेगरी होती है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो कैटेगरी क्या है? नॉन रिएक्टिव मेटल्स। गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये HNO3 से रिएक्ट नहीं करते। तो चलो एक पॉइंट लिख के देते हैं, नोबल मेटल्स लाइक gold and platinum, these do not react with HNO3. ठीक, तो ये मेटल्स HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो एक तो HNO3 की ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, दूसरा HNO3 की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक टेस्ट जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, जो हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ रहे थे। ठीक, तो इस टेस्ट से एक बार और मिल लेते हैं। दिस टेस्ट इज कॉल्ड ब्राउन रिंग टेस्ट। देखो ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है और ये क्यों काम में आता है? सबसे पहले तो ये यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्राइट आयंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में नाइट्राइट आयंस प्रेजेंट है या नहीं, इसको पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्राउन रिंग टेस्ट यूज करते हैं। ये क्या होता है? देखो आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, ठीक, ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आप एक सॉल्यूशन डालते हो जिसमें आपको पता करना है कि इसमें नाइट्रेट आयन है या फिर नहीं है। ठीक, तो सपोज इसमें नाइट्रेट आयन है, मैं तो आपको टेस्ट बता रहा हूं क्या होता है। मैंने यार डाइल्यूट HNO3 डाल दिया, यानी इसमें नाइट्रेट आयन है। अब आप क्या करोगे? इस कंटेनर की या टेस्ट ट्यूब की साइड वॉल से आप यहां पर FeSO4 ऐड करना शुरू करोगे, FeSO4। ठीक, तो FeSO4 में कौन से आयन है? FeSO4 में Fe+2 आयन्स है। तो ये जो आपके Fe+2 आयन्स होंगे, ये Fe+2 आयन्स NO3- से रिएक्ट करेंगे। तो जो आपका NO3- आयन है, ये Fe+2 आयन्स के साथ रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम में, और ये क्या होगा? खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में। ठीक, NO3- को रिड्यूस कर देगा NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड में, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ H2। ठीक, तो आप बैलेंसिंग करते रहना। ठीक, बैलेंसिंग यहां पे हो जाएगी आपकी +3 - 1 +2। तो ये हो गया आपका 2H2O, इसको आप लिख दो 2H+, +3 ठीक है, चार्ज बैलेंस है, एटम्स बैलेंस है आपके। तो ये हो गया। तो NO3- Fe2+ से रिएक्ट करेगा और इसको Fe3+ में कन्वर्ट करेगा, लेकिन खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO में। ये जो NO है ये बचे हुए Fe+2 से रिएक्ट करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज FeH2O होल 5NO। ठीक, इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? यहां पर एक ब्राउन रिंग बनती है। कैसी रिंग बनती है? ब्राउन रिंग, और इसीलिए हम इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं? ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। तो आप ध्यान देना, Fe यहां +1
हाँ +1 नहीं, +1 नहीं आएगा, ये आपके पास आएगा FeH2O5NO। यहाँ पे NO +1 स्टेट में होता है, तो ये +1 में है, और Fe यहाँ पर आपका ये भी +1 स्टेट में ही आएगा, तो ये +2 चार्ज आएगा इसके ऊपर। ठीक, तो ये आपका पूरा कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम ब्राउन रिंग, मतलब ये बेसिकली ब्राउन कलर का होता है। ठीक, ये एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स है, और इस ब्राउन कॉम्प्लेक्स की वजह से ही क्या होता है, आपने यहां पर डाइल्यूट HNO3 पहले से ही था, इस सॉल्यूशन में आपने FeSO4 ऐड किया, तो जैसे ही FeSO4 ऐड करोगे ये रिएक्शन होगी। रिएक्शन जब होगी तो आपको दोनों लिक्विड्स के इंटरफेस पर, इस इंटरफेस पर एक ब्राउन कलर की रिंग बनी हुई दिखाई देगी। इसीलिए हम इस टेस्ट को कौन सा टेस्ट बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक, सो दिस इज योर ब्राउन रिंग टेस्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि ब्राउन रिंग कौन से कंपाउंड की वजह से बनी, ब्राउन रिंग बनी इस कॉम्प्लेक्स की वजह से, या फिर कभी कभी आप इसको सिंपल FeSO4.NO भी बोल देते हो, जिसका नाम है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। क्या नाम है इसका, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। ठीक, इस तरह से भी पूछ सकता है और इस तरह से भी पूछ सकता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको हम सॉल्ट में भी दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि ब्राउन रिंग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ NO3- आयंस इन सॉल्यूशन इसलिए काम में आता है। क्या क्या ऐड करते हैं हम, डाइल्यूट HNO3 है जैसे, या कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट है, उसमें आप FeSO4 ऐड करो। FeSO4 ऐड करोगे तो दोनों लिक्विड्स के जंक्शन पे एक ब्राउन रिंग बनती है, इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक, तो ये वो अपना नाइट्रोजन का आखिरी कंपाउंड दैट इज HNO3 और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक, तो यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली का पहला एलिमेंट खत्म होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद हमको डिस्कस करना है अपना दूसरा एलिमेंट दैट इज फास्फोरस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो आप ये टेस्ट कॉपी करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं विद फास्फोरस और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब डिस्कस करते हैं फास्फोरस और उसके कुछ कंपाउंड्स को। और नेक्स्ट एलिमेंट इज फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। देखो, फास्फोरस के ना बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स। लेकिन फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के एलोट्रॉप्स मिलते हैं इसके, एक व्हाइट फास्फोरस, दूसरा रेड फास्फोरस और तीसरा होता है आपका ब्लैक फास्फोरस। ठीक, तो पहले इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, व्हाइट रेड, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और इनके स्ट्रक्चर्स, फिर हम बात करेंगे इनके कंपाउंड्स की। तो देखो, अपना पहला जो फास्फोरस है दैट इज व्हाइट फास्फोरस। तो देखो, व्हाइट फास्फोरस क्या होता है। व्हाइट फास्फोरस एक सिंपल वैक्सी सॉलिड है, इसका कलर व्हाइट होता है, इसलिए हम इसको व्हाइट फास्फोरस बोलते हैं। ये इसके स्ट्रक्चर है जहां पर चारों फास्फोरस टेट्राहेड्रली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, एक एक लोन पेयर फास्फोरस का। यहां पर हर एक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक, और 60 डिग्री का होने की वजह से यहां पर हाई एंगल स्ट्रेन होती है। क्या होती है, हाई एंगल स्ट्रेन होती है। मतलब सिंस बॉन्ड एंगल बहुत छोटा है तो बॉन्ड्स के जो रिपल्शंस क्या होंगे, बहुत ज्यादा, तो एंगल स्ट्रेन बहुत हाई होती है। और इसी वजह से ड्यू टू विच इट इज अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। ठीक, तो इस एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और आसानी से रिएक्ट करता है। जैसे आप इसको एयर के साथ रिएक्ट करवाओगे, एयर के अंदर ये स्पॉन्टेनियसली फायर कैच करता है और P4O10 के व्हाइट डेंस फ्यूम बनाता है। क्या बनाता है, व्हाइट डेंस फ्यूम्स ऑफ P4O10।
तो रिएक्शन तो आप बैलेंस कर ही लोगे, P4 + 5O2 gives P4O10। तो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। आपसे कोई पूछे इन तीनों में से सबसे कम स्टेबल कौन है, तो सबसे कम स्टेबल कौन है, व्हाइट फास्फोरस। क्यों है, टेट्राहेड्रल ये आपके पास रिंग बन रही है जिसमें बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री, तो बहुत छोटा एंगल है, तो एंगल स्ट्रेन क्या होती है, बहुत ज्यादा। एक प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी है। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बट इज soluble in CS2, that is your कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये वाटर में तो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में ये क्या है, सॉल्युबल है। तो ये भी आप इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ये इसको बाकी एलोट्रॉप से डिफर करती है दोनों प्रॉपर्टीज। एक इसकी स्ट्रक्चर, दूसरा ये सॉल्युबल इन वाटर है बट इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन किस में सॉल्युबल होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। याद रख लोगे प्रॉपर्टी। चलो फिर देखो, आपको मिलवाता हूं दूसरे फॉर्म से फास्फोरस के, दैट इज योर रेड फास्फोरस। सो सेकेंड फॉर्म इज रेड फास्फोरस, सेकेंड एलोट्रॉप। क्या होता है रेड फास्फोरस? रेड फास्फोरस को हम व्हाइट फास्फोरस से ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि अगर आपके पास व्हाइट फास्फोरस है, इसको आप हीट करो एट अराउंड 570 केल्विन, ठीक, और इसको करीबन हम 10 से 20 डेज तक हीट करते हैं इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, है ना, कोई भी रिएक्टिंग गैसेस यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर में व्हाइट फास्फोरस को अगर आप इतने टेम्परेचर पर हीट करो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है रेड फास्फोरस के अंदर। नाम से पता लग रहा है इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, रेड। अब इसके स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है। जो आपने एक व्हाइट फास्फोरस की यूनिट बनाई, इन यूनिट्स को आप ज्वाइन करते जाओ, एक तो इनकी ज्वाइनिंग करते जाओ तो आपको मिल जाएगा रेड फास्फोरस। इस तरह से एक पॉलीमेरिक यूनिट बनेगी और ये जो स्ट्रक्चर बनी, इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, रेड फास्फोरस। पहली चीज कैसे बना, व्हाइट फास्फोरस को आपने इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट किया तो क्या बनेगा, रेड फास्फोरस। डिफरेंस किसमें, स्ट्रक्चर। जहां व्हाइट फास्फोरस में एक टेट्राहेड्रल यूनिट थी, यहां पर बहुत सारी यूनिट्स आपस में क्या हो गई है, ज्वाइन हो गई है, और ये जो पॉलीमेरिक फॉर्म का आपको फास्फोरस मिला, इसे हम कौन सा फास्फोरस बोलते हैं, रेड। एक तो ये डिफरेंस। दूसरा, ये जो रेड फास्फोरस है, दिस इज इनसॉल्युबल in both water and कार्बन डाइसल्फाइड। इसकी ये प्रॉपर्टी इसको व्हाइट फास्फोरस से क्या करती है, डिफर करती है। जहां व्हाइट फास्फोरस वाटर में इनसॉल्युबल था लेकिन CS2 में सॉल्युबल था, ये आपका रेड फास्फोरस दोनों में ही क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। फर्दर इसकी स्ट्रक्चर से आपको पता लग रहा है कि रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और जैसे वो फायर कैच कर रहा था उतनी आसानी से ये फायर कैच नहीं करेगा। ठीक, डिफरेंस समझ में आया। चलो फिर थर्ड है अपना ब्लैक फास्फोरस। तो ब्लैक फास्फोरस तो इन दोनों से डिफरेंट ही है। तो उसको आप ज्यादा कंपेयर नहीं करना है, मेन उसकी स्ट्रक्चर है और उसका प्रिपरेशन है। तो थर्ड इज आर ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस देखो, ब्लैक फास्फोरस को आप व्हाइट और रेड दोनों फास्फोरस से बना सकते हो। अगर आप व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पर और वेरी हाई प्रेशर, ठीक, बहुत हाई प्रेशर होता है, अराउंड 12,000 ATM के आसपास का प्रेशर होता है आपके पास। तो अगर आप व्हाइट फास्फोरस को हाई प्रेशर पे
इतने टेम्परेचर पर हीट करो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। कौन से फास्फोरस में? ब्लैक फास्फोरस में। देखो ब्लैक फास्फोरस के भी आपके पास दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है अल्फा ब्लैक और एक होता है बीटा ब्लैक। ठीक, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। तो व्हाइट फास्फोरस से ब्लैक फास्फोरस बनता है, दैट इज योर अल्फा ब्लैक। ठीक, वहीं अगर आप रेड फास्फोरस लो और उसको हीट करो 803 केल्विन पर अंडर हाई प्रेशर, तो फिर से आपको एक ब्लैक फास्फोरस मिलता है, और ये जो ब्लैक फास्फोरस है दिस इज योर बीटा ब्लैक फास्फोरस। कौन सा है ये? बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो ये भी आप ध्यान रखना, व्हाइट फास्फोरस से जो आपको ब्लैक फास्फोरस मिलेगा वो कैसा होगा? अल्फा ब्लैक। और जो रेड फास्फोरस से मिलेगा वो कैसा होगा? अपना बीटा ब्लैक। तो एक तो ये इनका इंटर कन्वर्जन, व्हाइट फास्फोरस को इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करो तब तो मिलता है रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को हाई प्रेशर पे हीट करो तो मिलता है ब्लैक फास्फोरस, दैट इज योर अल्फा ब्लैक। हाँ, अगर आप रेड फास्फोरस से ब्लैक फास्फोरस बनाओगे तो आपको कौन सा फास्फोरस मिलेगा? बीटा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। फर्दर इसके स्ट्रक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है लाइक दिस, ऐसे रिंग बनेगी आपके पास। ठीक, ये रिंग फर्दर अटैच होगी दूसरे रिंग से, याद है? ऐसी स्ट्रक्चर हमने पहले भी बनाई थी। तो इस तरह से रिंग एक दूसरे को अटैच कर दी जाती है, और ये जो एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनती है इसी को हम क्या बोलते हैं? अपना ब्लैक फास्फोरस। ठीक, तो ये तीन एलोट्रॉप्स हुए फास्फोरस के। आओ एक बार वापस से इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस की। ठीक, तो व्हाइट फास्फोरस क्या होता है? ये उसमें P4 यूनिट होती है, हाईली अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या है? ज्यादा, इसलिए इमीडिएटली फायर कैच करता है और व्हाइट फ्यूम्स बनाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, व्हाइट फास्फोरस वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन CS2 में कैसा होता है? सॉल्युबल। फिर आया आपका रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस यूनिट्स को आपस में ज्वाइन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? रेड फास्फोरस। कैसे ऑब्टेन करते हैं? व्हाइट फास्फोरस को इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करो तो आपको क्या मिलेगा? रेड फास्फोरस। जहां पर व्हाइट CS2 में सॉल्युबल था, रेड फास्फोरस दोनों में ही क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। लास्ट फास्फोरस ब्लैक, तो इसको आप व्हाइट और रेड दोनों से बना सकते हो। जब व्हाइट से बनाते हो तो अल्फा ब्लैक, रेड से बनाते हो तो बीटा ब्लैक, और ये इसकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी? आप ही बता सकते हो तो मुझे कौन सी होगी? तो मुझे तो ब्लैक नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि पॉलीमेरिक फॉर्म है, इतने सारे फास्फोरस के बीच में लिंकेजेस है, तो मुझे तो यही सबसे स्टेबल दिखता है, और जो दिखता है वो यहां सही है। तीनों फॉर्म्स में से सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सी फॉर्म है? ब्लैक फास्फोरस। तो ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, सॉरी फास्फोरस। ठीक, तो ये फास्फोरस का सबसे स्टेबल एलोट्रॉप है। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो आपका आंसर होगा ब्लैक। हाँ, मिलता ज्यादा कौन है? व्हाइट फास्फोरस। तो अबंडेंट फॉर्म इज व्हाइट फास्फोरस, जो सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन स्टेबल फॉर्म कौन सी है? ब्लैक फास्फोरस। ठीक, तो आप ये स्ट्रक्चर्स बनाओ, फिर हम डिस्कस करते हैं फास्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को। तो फिर डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस को। तब हम बहुत सारे कंपाउंड्स हमें डिस्कस नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जिनमें सबसे पहला कंपाउंड है फॉस्फीन। तो जैसे अमोनिया होता है NH3, वैसे ही फॉस्फीन होगा आपके पास PH3। फास्फोरस का एक हाइड्राइड है ये। ठीक, तो स्ट्रक्चर में तो ये अमोनिया को रिजेंबल करता है, उसके स्ट्रक्चर में पिरामिडल होती है, और ये भी कैसा होता है? पिरामिडल।
एक डिफरेंस होता है बॉन्ड एंगल का। तो यहां पे बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, क्लोज टू 90 डिग्री होते हैं। क्या होता है, क्लोज टू 90 डिग्री। और उसका रीजन है ड्रैगोज रूल, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक, तो पहली चीज तो इनके बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, क्लोज टू 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि यहां पर प्योर p ऑर्बिटल्स काम में आता है बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरी चीज फॉस्फीन की प्रॉपर्टी। तो फॉस्फीन की एक ही प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रिपरेशन भी है। प्रिपरेशन कैसा होता है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपके पास क्या बनती है, फॉस्फीन। तो कैल्शियम फॉस्फाइड क्या हो गया, Ca3P2। इसको जब आप वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस along with formation of PH3। तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये बनेगा 6 ऑक्सीजन, 6H2O, 6 and 6 12। ठीक, तो ये आपकी रिएक्शन है बैलेंस्ड। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि PH3 बन कैसे रही है। PH3 कैसे बन रही है, कैल्शियम फॉस्फाइड के हाइड्रोलिसिस से। और यही रिएक्शन हमारे काम में आती है। तो किस काम में आती है, देखो वो देखो, हम एक टर्म यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड होम्स सिग्नल। क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं होम्स सिग्नल। ये क्या होता है, शिप्स, समुद्र में जो शिप्स होते हैं ना सी के अंदर, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए होम्स सिग्नल बनाए जाते हैं। होम्स सिग्नल होता क्या है, आपके पास एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में 2 होल पियर्स करके आप इसको फेंक देते हो समुद्र के पानी में। ठीक, पानी जैसे इसमें एंटर करता है, यहां पर एक रिएक्शन होती है, डिस्कस करते हैं वो क्या होती है, और यहां पे व्हाइट कलर के डेंस फ्यूम्स निकलते हैं विथ फ्लेम। तो वहां से क्या होता है, दूर से अगर कोई शिप आ रहा है उसको दिख जाएगा कि हमें उसको इधर जाना है या फिर इधर जाना है। ठीक, तो ये होम सिग्नल होते हैं। होता क्या है, इस कंटेनर में हम 2 चीजें मिक्स करते हैं, एक कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड और फॉस्फाइड का मिक्सचर हम लेते हैं और इस कंटेनर को पानी में डाल देते हैं। जैसे ही पानी यहां पर एंटर करता है तो होगा क्या, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, इनका हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस होने पर यहां पर एक मिक्सचर बनता है, मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन C2H2 प्लस फॉस्फीन PH3 along with formation of P2H4 वेपर्स। ठीक, तो होगा क्या, when the container is dropped in sea water, तो ये आपके पास क्या होता है, रिएक्शन होती है और ये कंपाउंड्स बनते हैं। नाउ these two catches या these two simple burn in presence of P2H4 giving white dense fumes which act as a signal। ठीक, तो यही होम सिग्नल होते हैं। एक कंटेनर लोगे, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको एक कंपाउंड याद रखना, नहीं, आपको सिंपल चीज क्या याद रखनी है, होम सिग्नल बनता कैसे बनता है। एक कंटेनर होता है आयरन का, उसके अंदर आप CaC2 और Ca3P2 मिक्स करते हो, उसको सी वाटर में डालते हो, पानी एंटर करेगा और डायरेक्ट आपको व्हाइट डेंस फ्यूम्स दिखाई देंगे। तो कौन सा कंपाउंड यहां पर काम में आ रहा है, दैट इज मेनली फॉस्फीन यहां पर वर्क कर रहा है होल्स सिग्नल को बनाने में। तो आप ध्यान रखना, बस इससे ज्यादा आपको इसके और कुछ याद नहीं रखना है, इसकी कोई रिएक्शन याद नहीं रखनी है, सिंपल इतना याद रखना है फॉस्फीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फाइड से। ये भी क्यों याद रख रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन किस काम में आ रही है, ये होल्स सिग्नल बनाने के काम में आती है। ठीक, फर्दर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, जो आप ऑलरेडी जानते हो,
ये जो आपका pH3 होता है ये नेचर में कैसा होता है? बेसिक। सो दिस कंपाउंड इज बेसिक इन नेचर। तो बेसिक नेचर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अमोनिया से कम बेसिक होता है। ठीक, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा था? डिक्रीज। तो ये अपना पहला कंपाउंड फॉस्फीन हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस। कॉपी करो, फिर मिलते हैं अगले कंपाउंड से, दैट इज दोज आर हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। तो हम उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। हमें फास्फोरस के मेनली दो हैलाइड्स डिस्कस करने हैं, एक ट्राइक्लोराइड PCl3 और दूसरा पेंटाक्लोराइड दैट इज PCl5। तो इसे कॉपी करो, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं फास्फोरस के हैलाइड्स को। देखो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करनी है, दोनों को कंपेयर करना है तो साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। एक तो बात कर लेते हैं PCl3 और दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं PCl5। तो ये आपका ट्राइक्लोराइड और सेकेंड इज योर पेंटाक्लोराइड। ठीक, तो प्रिपरेशन दोनों का सिंपल प्रिपरेशन है। फास्फोरस को आप क्लोरीन के साथ हीट करो तो ये बनाएगा PCl3, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 4 PCl3 6 Cl2। सेम चीज एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा आपका? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 4 PCl5। ये हुआ दोनों का प्रिपरेशन। सेकेंड, दोनों के स्ट्रक्चर। तो यहां पर फास्फोरस PCl3 में sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है, लोन पेयर। ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है, तो ये आपको पिरामिडल ज्योमेट्री मिलेगी। वहीं पर अगर आप PCl5 में आओ तो फास्फोरस sp3d2 हाइब्रिडेशन स्टेट के अंदर होता है और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें मिलवा चुका हूं मैं आपको। बताओ ये बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड होते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना। और ये वाले कौन से बॉन्ड्स होते हैं? दीज आर कॉल्ड इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और बताओ लेंथ में ज्यादा कौन होता है? जो आपका एक्सियल PCl बॉन्ड है, एक्सियल, वो क्या होता है? इक्विटोरियल PCl बॉन्ड से बड़ा होता है। क्यों होता है? क्लोरीन क्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन होगा। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्ड क्या होगा? एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड होगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं जब हमने कॉमन प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। फर्दर एक और चीज मैंने आपको बताई थी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री और 120 डिग्री के है ना। ये बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल कितना है बताओ? 120 डिग्री। तो स्मॉल बॉन्ड एंगल्स की वजह से यहां पर एंगल स्ट्रेन होता है। इसलिए अगर आप PCl5 को हीट करो तो ये आसानी से ब्रेक होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? PCl3 प्लस Cl2 के अंदर। क्लियर? ये जो PCl5 की स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्ट्रक्चर है इन लिक्विड एंड गैस फेज। सॉलिड फेज में इसकी स्ट्रक्चर कुछ और होती है। सॉलिड फेज में क्या होता है? सॉलिड स्टेट में PCl5 इज आयोनिक और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। ये मैंने आपको बताया था। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखना। ये जो इसकी स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये तो कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है और लिक्विड स्टेट में है। अगर सॉलिड स्टेट में आप बात करो तो सॉलिड स्टेट में ये आयनिक होता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। ये आपका टेट्राहेड्रल कैटायन है, टेट्राहेड्रल कैटायन। और बताओ ये क्या है आपका? ऑक्टाहेड्रल एनायन, ऑक्टाहेड्रल एनायन। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा लिख रहे हैं। अब तक तो चीजें आपको शायद याद हो चुकी होंगी। ठीक, चलो, तो ये हुआ प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर। फिर है इंपॉर्टेंट इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो आओ दोनों की प्रॉपर्टीज को भी कंपेयर करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस की, है ना, हाइड्रोलिसिस।
तो देखो दोनों ही हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस होता है। अगर आप PCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाओ, इसके हाइड्रोलिसिस से सिंपली बनता है H3PO3, दैट इज फॉस्फोरस एसिड H3PO3 along with formation of HCl। ठीक, रिएक्शन तो आप बैलेंस कर ही सकते हो, ये 3H2O और ये 3HCl। वहीं अगर आप PCl5 का हाइड्रोलिसिस करवाओ तो ये पहले बनाता है POCl3। क्या बनाता है? POCl3, और फिर इस POCl3 का फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है और ये क्या बनाता है? ये बनाएगा आपके पास H3PO4। तो देखो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। PCl3 का हाइड्रोलिसिस आपको मिलेगा H3PO3, जबकि PCl5 का हाइड्रोलिसिस करवाओ तो पहले बनाता है POCl3 along with formation of 2HCl। वो बैलेंसिंग तो आप कर लोगे। ये POCl3 फर्दर हाइड्रोलाइज होता है, क्या बनाता है? H3PO4 along with formation of HCl। ठीक, तो ये भी आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस का डिफरेंस क्लियर, पहली रिएक्शन। ठीक, फर्दर इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसको आप लोग ऑर्गेनिक में यूज करते हो और आई होप वो आपको याद भी होगी। अगर किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उस OH ग्रुप को क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हो। सो बोथ PCl3 एंड PCl5 replaces OH group by Cl। तो देखो जैसे आपके पास एल्कोहल है C2H5OH, ठीक, आप इसकी रिएक्शन कराओ या तो PCl3 से या फिर इसकी रिएक्शन करवाओ PCl5 से। ठीक, तो जगह बना लेते हैं, ठीक से लिख लेते हैं रिएक्शंस को। तो आपका C2H5OH है, इसकी रिएक्शन एक बार तो आप करवा रहे हो PCl3 के साथ, एक बार इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो PCl5 के साथ। दोनों ही केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, जो OH है दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। लेकिन डिफरेंस है दूसरे प्रोडक्ट्स का, जहां पर PCl3 के साथ H3PO3 बनेगा, वहीं पर PCl5 के साथ क्या बनेगा? POCl3 फॉर्म होगा। छोटा सा डिफरेंस याद रखना। वैसे तो आप ऑर्गेनिक में इस डिफरेंस को पढ़ते होंगे, आपको याद भी होगा, बट स्टिल ये भी कभी कभी पॉइंट ऑफ क्वेश्चन बन जाता है कि अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊं या अल्कोहल से रिएक्शन करवाऊं PCl3 और PCl5 की, तो PCl3 में प्रोडक्ट क्या बनेगा? H3PO3, वहीं पर PCl5 में प्रोडक्ट क्या बनता है? साथ में POCl3। तो ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, उसके अलावा इसकी और कोई इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी काम की अपने नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो, अपना काम चल जाएगा। बोलो कर लोगे? चलो, तो ये वे अपने दो हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक, अपने को जितनी जरूरत है हम सिर्फ उतना ही याद रख लें, बहुत है। क्योंकि जैसा आप देख रहे हो इतने लेक्चर्स में पहले ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो चुकी है और अभी तो हम नाइट्रोजन फैमिली पे पहुंचे हैं। अभी हमारे पास 3 फैमिलीज और बाकी हैं, तो हम सब कुछ तो याद नहीं रख सकते, इसलिए काम की चीजें याद रखते हैं। ये फास्फोरस के दो हैलाइड्स जिनकी आपकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दे दी है। तो एक बार आप इसे रिवाइज करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, इनको दोबारा डिस्कस करेंगे और इसके बाद आगे पढ़ेंगे अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस कई तरह के ऑक्सी एसिड्स बनाता है, तो वो कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है ये भी बात करेंगे। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है उनके स्ट्रक्चर और उनकी नेमिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस।